जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो में हम 23 फरवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम इस राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो आसान सा प्रश्न था, कर्नाटक राज्य में आपको मिल जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा बांदीपुर हो गया, अंसी हो गया, कुद्रेमुख हो गया और आपका जो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है, ये सारे भी कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। कहां पर? कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में साक्षरता के मानक क्या थे, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन थी कि अगर उसे कोई व्यक्ति फुलफिल करता है तो उसे यहाँ पर साक्षर माना जाएगा। तो याद रखना है 2011 में जब हमारी जनगणना हुई थी उस समय ये क्राइटेरिया रखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और वह व्यक्ति किसी भी भाषा को समझने के साथ साथ उसे पढ़ सकता है, उसे लिख सकता है, उसे यहाँ पर साक्षर के रूप में काउंट किया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में साक्षरता कितनी थी? तो ये थी 74.04%। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राज्यों में सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है, तो ये आपको केरल राज्य में मिलेगी 93.91%। और अगर बात करते हैं सबसे कम साक्षरता कहां की रही, तो ये बिहार राज्य में रही थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने कोशिश यही की है कि सभी रियल प्रश्न को यहां पर शामिल किया जाए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर अगर किसी प्रश्न में सुधार की गुंजाइश है तो उसके बारे में भी आप यहां पर बता सकते हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा जो भी हमारे बैंक के एग्जाम होते हैं उनके लिए शुरू किए गए कई सारे नए बैचेस के बारे में बताना चाहूंगा। तो 24 फरवरी को अनअकैडमी के द्वारा एक्सेलरेटर बैच की शुरुआत हो रही है एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए। रणविजय सेट बैच की भी शुरुआत हो रही है 24 फरवरी से। तो जो भी भारत के बैंक क्षेत्र में बेस्ट एजुकेटर हैं उनके द्वारा यहां पर आप सीख सकते हैं। यहां पर जैसे ही आप कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे उसका पूरा शेड्यूल क्या होगा वह आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली आप अपने एजुकेटर के साथ में यहां पर इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो भी डाउट हैं उन सभी डाउट को भी पूछ सकते हैं। कई सारी भाषाओं में आपको सीखने का मौका मिलता है। लाइव टेस्ट और समय समय पर क्विज भी यहां पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। पीडीएफ और अन्य लर्निंग मटेरियल भी आपको अनअकैडमी के द्वारा यहां पर दिया जाता है। तो अभी अगर आप कोड यूज करेंगे KV10 तो यहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिए मार्च माह से जो ये डिस्काउंट है वह 5% होने वाला है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी के माध्यम से उस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो सिंपली आप विजिट करिए अनअकैडमी ऐप पर, वहां पर यूज करिए कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, आसान सा था, कि 2018 में DRDO के अध्यक्ष कौन थे। तो जी सतीश रेड्डी साहब 2018 में DRDO के अध्यक्ष थे। DRDO के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। फिर पूछा गया था कि दुमहल या फिर धूमल ये आपके किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अगर हम लोग बात करते हैं दुमहल या दुमल की, तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का यह एक लोक नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है? तो वातल नाम की एक ट्राइब्स आपकी होती है जम्मू कश्मीर में, उन्हीं के द्वारा दुमहल या धूमल नाम का नृत्य यहाँ पर किया जाता है। जम्मू कश्मीर के अगर हम लोग कुछ अन्य फोक डांस की बात करें तो कुड हो गया, वाचा नगमा है, रौफ हो गया, डोगरी है, चौकी नाच है, भांड पाथर है। तो ये सारे आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के फोक डांसेस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आप सभी को याद होगा कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1867 में इन्होंने किया था। कहां पर किया था? तो मुंबई में इनके द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा 1867 में मुंबई में किया गया था। फिर प्रश्न पूछा गया कि यूरोप का कौन सा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है, यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री कौन है यूरोप का। तो देखिए अगर हम लोग रूस की बात करते हैं तो रूस को हम लोग एशिया में भी काउंट करते हैं, यूरोप में भी काउंट करते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में रूस रहा होगा तब तो वही सही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में रूस नहीं रहा होगा तो उस स्थिति में यूक्रेन करेक्ट होगा।
क्या यूक्रेन यहाँ पर एरिया वाइज यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जनसंख्या के अनुसार अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, तो जर्मनी यहाँ पर सबसे बड़ा देश है, तो ये भी आपको याद रखना है। वैसे अगर हम लोग विश्व के सबसे बड़े देश की बात करते हैं एरिया वाइज, तो वह आपका रूस ही है। और अगर हम लोग जनसंख्या के अनुसार बात करते हैं तो वो कौन है, तो वो है चीन। अपने देश भारत की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में हम लोग हैं 7वें स्थान पे, और अगर हम लोग जनसंख्या के अनुसार बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर दूसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो इन शब्दों की अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस की जो क्रांति है उसे हमने इन शब्दों को लिया था और इसे हमने जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो ये ऑलरेडी रिपीटेड प्रश्न है, यानी कि पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विधि के समक्ष जो समता का प्रावधान है वह हमने किस देश से लिया है। तो अगर हम लोग विधि के समक्ष समता के प्रावधान की बात करते हैं तो ये हमने लिया था ब्रिटेन से। किससे, ब्रिटेन देश से हमने इसे लिया था। अब इसी प्रकार से मिलता जुलता एक और है, इसे हम लोग कहते हैं विधियों के समान संरक्षण। तो आपने पॉलिटी में इनके बारे में डिटेल में हो सकता है पढ़ा हो। तो विधि के समक्ष समता के प्रावधान की बात करें तो ब्रिटेन से हमने लिया है, विधियों के समान संरक्षण की बात करें तो ये हमने अमेरिका से लिया हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है डॉट पर इंच। क्या होता है, डॉट्स पर इंच, और ये हमारे प्रिंटर से रिलेटेड एक शब्द है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पेरीफेरल डिवाइस जो होती हैं वह किस प्रकार के डिवाइसेज हैं। तो हमारी ऐसी डिवाइस जो कि बाहरी रूप से कंप्यूटर से जोड़ी जाती हैं उन्हें हम लोग पेरीफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। कौन सी डिवाइस हो गई, जैसे कि आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या फिर आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, या अगर हमने कोई हार्ड डिस्क को बाहर से कनेक्ट किया है तो ये सारी होती हैं पेरीफेरल डिवाइस। फिर पूछा गया था कि लैन का कार्य क्या होता है। तो लैन का मतलब ही होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि हमारे नज़दीक का जो जियोग्राफिक लोकेशन होता है उसमें अगर हम लोग किसी कम्युनिकेशन लाइन के माध्यम से डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं लैन। तो लैन, मैन, बैन, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में आपको कंप्यूटर वाले वीडियो में बताया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे एक कम्युनिकेशन का प्रकार होता है, यानी कि इसके माध्यम से हम लोग कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब, 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत हुई थी। दरअसल होता क्या है, तो कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले साहब के द्वारा की जाती है 1905 में, और इसी में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो 1905 में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था और उसी के विरोध में यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि WHO में कुल सदस्य देश कितने हैं। तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो कुल सदस्य देशों की संख्या 194। कितने हैं, 194 यहाँ पर इसके सदस्य देश हैं। इससे पहले पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र में कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है 193 उसमें है। इसके अलावा WTO में भी पूछा जा चुका है, तो WTO वाला तो कई बार पूछा गया है, इसमें आपको 164 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। WHO की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको जिनीवा में मिलेगा और टेड्रस अदनाम इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहले नाम क्या था। तो एक समय था कि जब NTPC केवल UNO के ऊपर फोकस कर रहा था, अब इस समय WTO के ऊपर इसका पूरा फोकस है। तो WTO की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पहले नाम था GATT। क्या नाम था, GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका पहले नाम था। स्थापना WTO की कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनीवा में मिलेगा और अभी इसकी नई महानिदेशक बनी है जिनका नाम है गोजी ओकोंजो इवेला। क्या नाम है, गोजी ओकोंजो इवेला। तो ये किस देश की हैं, उनका उस देश का नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। और गैट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1947 में इसे स्थापित किया गया था। कब, 1947 में इसे स्थापित किया गया था। WTO के सदस्य के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कुल इसमें आपको 164 देश मिलेंगे और अफगानिस्तान 164वां देश इसका बना था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन से एथलीट प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो एथलीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूती चंद यहाँ पर प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
लेकिन अगर हम लोग प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो इसकी लिस्ट काफ़ी बड़ी है, जैसे कि मैरी कॉम हो गई, सुनील छेत्री हो गए, फुटबॉल के जो हमारे कप्तान हैं सारा अली खान हो गई, करीना कपूर खान हो गई, तो ये सारे प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और प्यूमा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जर्मनी की कंपनी है। कहाँ की? जर्मनी देश की कंपनी है प्यूमा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंडमान और निकोबार के किस द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप यहां पर रखा गया था? तो जो अंडमान और निकोबार में हैवलॉक द्वीप था उसका नाम 2018 में बदल करके स्वराज द्वीप रखा गया था। तो दरअसल 2018 की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है उसके स्थापना की 75वीं वर्षगांठ थी और उसी अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया था। कौन कौन से थे? तो पहला तो आपका था हैवलॉक द्वीप जिसका नाम यहाँ पर स्वराज द्वीप रखा गया था। उसके बाद में नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप यहाँ पर किया गया था और एक द्वीप था रॉस द्वीप। तो रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया था। तो प्रश्न में रॉस द्वीप से पूछा गया था, तो मैंने आपको यहाँ पर तीनों के बारे में बता दिया है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि बांग्लादेश के साथ में कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, पहले भी कई बार ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ में बांग्लादेश की सीमा यहाँ पर लगती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अब कई सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी ध्यान रखनी है कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में किसकी है? तो ये पश्चिम बंगाल की है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश की जो सबसे लंबी सीमा है वह भी बांग्लादेश के साथ में है। किसके साथ में है? बांग्लादेश के साथ में है। और अगर हम लोग किन्हीं 2 देशों के बीच में सबसे बड़ी सीमाओं की बात करते हैं तो उसमें पहले स्थान पे है कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा, और हमारी जो सीमा बांग्लादेश के साथ में है वह दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी सीमा है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल होंगे इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो जहां पर आपके ओलंपिक होते हैं लगभग वहीं पर आपके पैरा ओलंपिक खेल भी होते हैं। तो इस साल ये होगा टोक्यो में। कहां पर? जापान का जो टोक्यो है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले कब हुआ था? तो 2018 में आपका एक ओलंपिक हुआ था जो कि प्योंगचांग में आयोजित किया गया था। कब? 2018 में जो हमारा विंटर पैरा ओलंपिक हुआ था यह प्योंगचांग में आयोजित किया गया था। दक्षिण कोरिया का यह एक शहर है। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। अच्छा, चलिए कमेंट में ये बताइए कि 2016 में जो हमारा समर पैरा ओलंपिक हुआ था वह कहां पर आयोजित किया गया था? उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बायो कैटालिस्ट है, यानी कि जैविक उत्प्रेरक है? तो ये है एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया। कई मामलों में जो हमारी सेल्स होती हैं वो भी जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। जैविक उत्प्रेरक का काम क्या होता है? तो जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके परिवर्तन में इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसका? जैविक उत्प्रेरक का। अगला प्रश्न पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने कितने रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा था? विनिवेश का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो भारत सरकार की जिन भी कंपनियों में हिस्सेदारी होती है उस हिस्सेदारी को बेच करके जो सरकार पैसा कमाती है उसी को हम लोग कहते हैं विनिवेश। जैसे आपने सुना होगा कि भेल का विनिवेश कर रही है भारत, LIC को कर रही है, एयर इंडिया का कर रही है, तो यही हमारा होता है विनिवेश। तो सरकार का लक्ष्य था यहाँ पर 2.1 लाख करोड़। कितना था? 2.1 लाख करोड़ यहाँ पर टारगेट रखा गया था। 2019-20 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.05 करोड़ यहाँ पर टारगेट था। और जो हमारा अभी नया बजट आया है यानी कि 2021-22 के लिए बजट है उसके अनुसार 1.75 लाख करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य यहाँ पर सरकार के द्वारा रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण किस वायसराय ने शुरू किया था? अब ये प्रश्न क्या था, एग्जैक्ट ऐसे था या किस प्रकार से था, तो मुझे ये पता नहीं चल पाया है। तो अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट में इसके बारे में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बैंकिंग प्रणाली में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो अगर हम लोग बैंकिंग प्रणाली की बात करें तो इससे जुड़ी हुई कई सारी समितियां वैसे रही हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है वह आपकी है नरसिम्हन समिति। क्या नाम है? नरसिम्हन समिति। तो नरसिम्हन साहब की अध्यक्षता में 2 बार यहां पर समिति का गठन किया गया था। तो पहली बार इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1991 में सबमिट की थी और दूसरी बार इस समिति के द्वारा 1998 में रिपोर्ट को सबमिट किया गया था। तो याद रखेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नरसिम्हन समिति के बारे में आपको याद रखना है।
फिर प्रश्न पूछा गया कि जो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है वह कितने सेल्सियस होता है, यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ये होता है 37.2 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37.2 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो ये 97.5 से 98.9 के बीच में वेरी करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2019 में ऑक्सफोर्ड के द्वारा हिंदी शब्द ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था। तो ये हमारा शब्द है संविधान। कौन सा शब्द है? संविधान को यहाँ पर ऑक्सफोर्ड के द्वारा हिंदी शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। और अभी आपको याद होगा, कुछ समय पहले हम लोगों ने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा कि जो हमारा 2020 है उसके लिए ऑक्सफोर्ड के द्वारा आत्मनिर्भरता शब्द को हिंदी शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो वैसे भी मोदी जी जो हैं वे आत्मनिर्भरता के ऊपर ज़्यादा जोर भी देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा हिंदी शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से 25 प्रश्न जो मुझे मिले थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो बचे हुए प्रश्न हैं वह आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो शाम वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग बचे हुए प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।